हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। आज मैं एक ऐसी सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आज से कुछ महीनों पहले मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि जैसे टॉपर इंटरव्यूज में मैं बच्चों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, वैसे ही मुझे एक लाइव इंटरेक्शन की सीरीज लॉन्च करना चाहिए जहां पर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज हमें ज्वाइन कर रही हैं विस्तीर्णा, जो हमारी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछने वाली हैं, लेकिन इतना पक्का है कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का हर एक बच्चा इन क्वेश्चन से रिलेट करने वाला है। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इस सीरीज को मैं डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ विस्तीर्णा से मिलने के लिए, उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। हेलो गुरु भैया। आज के इस इंटरव्यू के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग आपको एक मेंटोर की तरह यूट्यूब में देखते हैं, लेकिन आपका 12th का जर्नी एज अ स्टूडेंट कैसा रहा वो जानने की हम चाहेंगे जानने के लिए। जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ विस्तीर्णा से इंटरव्यू के लिए। कुछ पता भी नहीं आप क्या क्वेश्चन पूछने वाली हैं, कैसे पूछने वाली हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ तो जैसी आप सभी की जर्नी है, बहुत ही सिमिलर जर्नी मेरी थी 12th की। ऐसा नहीं था कि बहुत डिफरेंट मैंने कुछ करा। और मैं तो बोलूँगा मेरी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी थे। कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई, बहुत सीखा। बट मेरे हिसाब से मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी 12th की जर्नी मैंने कुछ बहुत अलग करा। जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं वही प्रॉब्लम्स मैं करता था। इनफैक्ट मुझे कई बार हंसी आ जाती है देखते हुए कि आप लोग जो कमेंट्स मुझे करते हैं, जो मैसेज करते हैं, वही मैसेज मैं किसी और को करता था। तो बहुत ही एक नॉर्मल जर्नी थी, बिल्कुल आप सभी की तरह। और आपको अगर आप वापस फ्लैशबैक में चलते हैं और आप सोचते हैं अपने जर्नी के बारे में, तो आपको ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, और ये कौन सा मोमेंट है जो आप बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं आपके 12th के जर्नी से। रिग्रेट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ अपनी पूरी स्कूल लाइफ में, तो मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब मैं उसको क्लास 9th 8th तक एक ट्रॉमा की तरह बोल सकता हूँ। ट्रॉमा तो एक चलो बहुत बड़ा वर्ड हो गया। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बुली करा या परेशान हुआ, ये नहीं था। बट मैं खुद को फिगर आउट कर रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था। उस समय मुझे पता नहीं था मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो जब आपको पता नहीं रहता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और मेजोरिटी लोग आपके आसपास एक्सट्रोवर्ट हैं या फिर बहुत आउटगोइंग हैं, सोशल हैं, तो आपको ऐसा लगता है यार कि आप मतलब एलियन टाइप का फील करते हो। आपको ऐसा लगता है यार कुछ तो कमी है मेरे अंदर। तो मेरी स्कूल लाइफ ऐसी ही रही। फिर मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं बने। फिर 9th में जब मैं आया तो वहां पर चीज़ें इंप्रूव होना चालू हुई, लेकिन 9th में मैं बहुत बीमार हो गया। तो फिर मैं 9th में 6-7 महीने स्कूल नहीं जा पाया। 10th में दोस्त बने, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कनेक्शन की कमी मुझे महसूस होती थी। फिर मैंने 11th में अपना स्कूल चेंज करा, मैं नए स्कूल में आया। मैं बहुत परेशान हो गया था अपने स्कूल से। और अब आप सोचो, एक इंट्रोवर्ट जो परेशान है खुद को लेकर, अब वो एक नए स्कूल में जा रहा है। तो वो 11th क्लास तो मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। मुझे सच में ऐसा लगता था, मैं अपने दोस्तों को भी आज बोलता हूँ कि मैं एक जू में आ गया हूँ। सब बात कर रहे हैं पहले दिन से, और लंच हो रहा है तो साथ में लंच कर रहे हैं, और मैं क्लास में कोने में बैठा रहता था। तो बहुत हम लोग को ये प्रॉब्लम हुई। बट हाँ, फिर धीरे धीरे 11th में मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे, आज भी वो मेरे दोस्त हैं। तो 11th में अगर मैं बोलना चाहूंगा एक चीज जिसमें मैं रिग्रेट करता हूँ, तो वही निकल कर आती है कि मैंने स्कूल लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं करा। मतलब अगर आज मैं थोड़ा सा पास्ट में देखूं, तो बहुत प्यारा एनवायरनमेंट मुझे मिला हुआ था, बहुत सपोर्टिव टीचर्स थे, क्लासमेट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। बट फिर भी मैंने कभी अच्छे से एंजॉय नहीं करा। तो शायद अगर मैं पहले से ही थोड़ा एंजॉय करता तो मेरी स्कूल लाइफ और अच्छी होती। और अगर मोमेंट की बात करूं जो मुझे लगता है कि मतलब मैं हमेशा लाइफ में चेरिश करूंगा, वो यही है कि सेल्फ का एक्सेप्टेंस। मतलब जिस दिन मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जैसा हूं वैसे ही बेस्ट हूं, उस दिन से मेरी फिर लाइफ चेंज हुई। क्या होता है, पहले आप एकदम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हो और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एकदम डिफरेंट हो। बट जिस दिन आप खुद को लेकर एकदम अच्छा फील करने लग जाते हो कि यार मैं बेस्ट हूँ, मतलब मैं जैसा हूँ वैसा सही हूँ, बस ग्रो करना है, फिर लाइफ बदलती है। तो फिर मेरी 12th एकदम बदली। फिर मतलब अलग ही लेवल पे काम चल रहा था। तो ये है, मतलब मैं सबको ये बोलूंगा कि खुद को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। सही बात। और गलतियां हम सब लोग करते हैं, और गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। तो आपने कुछ ऐसी गलती जो की होगी आप अपने 12th में या स्कूल की जर्नी में, जो आप अभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहोगे कि वो नहीं करें। मैंने गलती नहीं, बहुत सारी गलतियां करी हैं 12th में। सबसे पहले तो टाइम वेस्ट। सब बच्चे करते हैं, मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया। 11th में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, 12th में नहीं करी। मैं ज्यादा पढ़ाकू कभी नहीं रहा। मैं हमेशा से, मैं चैनल पे बार बार चिल्ला के बोलता हूँ स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। मैंने कभी हार्ड वर्क नहीं करा। तो आलसी भी बहुत करी। इसके बाद जैसा मैंने कहा, मैंने स्कूल लाइफ को ज्यादा एंजॉय नहीं करा, तो वो मैंने गलती करी। और वही है, मैं
एक चीज सबसे बोलना चाहूंगा कि हमारा जो ह्यूमन माइंड रहता है ना, ये बिना एक कॉपी में लिखे इतना केपेबल नहीं है कि हम सही से डेटा को एनालाइज कर पाए। मतलब बहुत सारे बच्चों को एक गलत फहमी रहती है कि अभी टाइम है उनके पास, वो सिलेबस भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर एक दिन आता है जब आप सिर्फ रिग्रेट करते हो कि अब कुछ भी नहीं हो पाया। क्योंकि माइंड के लेवल पर आप चीजों को इतना एनालाइज नहीं कर सकते, आपको एक कॉपी में बैठकर लिखना पड़ेगा। तो जो मैंने आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर करा है चैनल पर, वो मैंने खुद फॉलो करा था, मुझे आज भी याद है। वो जब टाइम टेबल मैंने बनाया था, एक पीडीएफ बनाया था, मैंने हमारे दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें शेयर करा था कि आप लोग भी डाउनलोड कर लो, फॉलो करो, टाइम नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैंने वो टाइम टेबल बनाया, मतलब मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लग गए थे कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है अब। तो वही एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लाना बहुत जरूरी है लाइफ में, टाइम लिमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, और वो यही है कि खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। और मैं एक और पॉइंट इसमें जरूर रखना चाहूंगा, ये गलती तो नहीं है लेकिन माइंडसेट की गलती है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टॉपर पैदा होते हैं, कि मतलब क्लास में ये 3-4 बच्चे हैं, यही टॉपर हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। क्योंकि टीचर भी क्या करते हैं, बार बार बस उन्हीं का नाम ले रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। बट रियलिटी ये नहीं है, वो जो एफर्ट्स दे रहा है वो आगे बढ़ता है, और वो जो एफर्ट्स नहीं दे रहा वो पीछे रह जाता है। तो टॉपर जैसा वर्ड होता ही नहीं है, इंटेलिजेंट जैसा वर्ड नहीं होता है। हाँ, जेनेटिक्स का रोल होता है, लेकिन वो एक ऐसे लेवल पर होता है, पहले आप वहां तक पहुंच तो जाओ। मतलब जैसे आप जिम जाते हो ना, तो जिम में जो आपके ट्रेनर है वो आपको बताते हैं कि यार हर किसी का जेनेटिक्स अलग अलग है, तो हर कोई अब ब्रॉक लेसनर तो नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई बॉडी बना सकता है। तो बॉडी बनाने से पहले ये मत बोलो कि अरे यार मैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, आप आराम से टॉप कर सकते हो। तो खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने बहुत बहुत करी, मतलब 11th-12th में। जी, आपने यहाँ पे एक बात बोली हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में। स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग मेहनत ज्यादा करें या फिर स्मार्ट वर्क करें, तो आप हमेशा कौन सा प्रेफर करेंगे, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क? मैंने हार्ड वर्क अपनी लाइफ में कभी करा ही नहीं, और ना मैं कभी करने के बारे में सोचने वाला हूँ। देखो, आपको ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए अपने आसपास की सोसाइटी में। आप नोटिस करो कि लाइफ में ज्यादा अच्छा कौन कर रहा है, वो जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो जो हार्ड वर्क कर रहा है। लेबर, फार्मर्स, या फिर कोई डिलीवरी बॉय है, इनसे ज्यादा तो मेहनत कोई नहीं करता, दिन भर इन लोग काम करते हैं, बट क्या इन्हें अपने एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बड़ी सिटीज में ज्यादा पैसा मिलता होगा, लेकिन अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाएंगे, तो एक लेबर को दिन के 300 से 500 रुपए मिलते हैं, और वो दिन भर काम करते हैं। तो हार्ड वर्क से सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। आज के टाइम पर जहां पर इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, मैं तो बिल्कुल हार्ड वर्क को पसंद ही नहीं करता हूँ, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बच्चों की जमीन खिसक जाएगी, पर मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट फाइल्स बनाना पड़ता है ह्यूमैनिटीज में। आपको पता है हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स एकदम डिफरेंट बनती हैं, मतलब ऐसा बनाना पड़ता है, इतना तो आप अपनी शादी में तैयार नहीं होंगे जितना आपको अपनी फाइल को तैयार करना पड़ता है, राइट? तो मेरे 5 सच सब्जेक्ट बात। थे। तो इंग्लिश में हमें नॉर्मल ब्लू पेन से फाइल बनाना था, मैंने बना ली। इकोनॉमिक्स में मैम ने बोला कि आपको 15 या 20 पेजेस की फाइल बनाना है, मैंने, मेरे भाई ने एग्जैक्टली उतने ही पेजेस की फाइल बनाई। हमें बुलाया गया कि बेटा आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, थोड़ा सा और फाइल बना लो। तो मैंने क्या बोला, मैम पेजेस ऐड करना है तो मैं वाइट पेजेस ऐड कर देता हूँ, उसमें फोटोज ऐड कर दूंगा। तो मैंने मेहनत नहीं करी। फिर ये हो गए मेरे फाइल बनाने के काम। अब 3 सब्जेक्ट बच रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। पी में मेरी क्लास की एक लड़की थी, वो सबकी फाइल बनाती थी 200 रुपए में, मैंने उसको 200 रुपए दिए, अपनी पी की फाइल बनवाई। तो पी की फाइल मैंने नहीं बनाई। इसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में जो मैंने करा, मेरे भाई और मैंने, वो कोई सोच भी नहीं सकता। क्लास ओवर हुई, दिसंबर जनवरी का महीना होगा, मैं अपने टीचर के चरणों में लेट गया कि मैम कुछ सीनियर्स होंगे, उनकी फाइल्स होगी, आप मुझे दे दीजिए, मुझे पढ़ना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैम मान गई, अच्छे से मैंने बात करी, मेरे सीनियर्स की फाइल मैंने ली, फ्रंट पेज गायब करा, बैक पेज गायब करा, अपना नाम चिपकाया वहां पे, और मेरी फाइल रेडी। तो मैंने फाइल में टाइम ही वेस्ट नहीं करा। इकोनॉमिक्स में हमें हर हफ्ते असाइनमेंट मिलता था, मैं गया, मैंने बोला मैम आपको कितना भी बुरा लगे, आई एम सॉरी, बट ये असाइनमेंट मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मेरा पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, आपके असाइनमेंट चैप्टर वाइज चलते हैं, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। जब आप पोलाइटली टीचर से बोलते हो वो मानते हैं। तो मैं तो स्मार्ट वर्क ही करता हूँ, मैंने कभी भी कोई भी ऐसी चीज में मेहनत ही नहीं करी जहां पर कुछ भी नहीं करना है। फाइल्स के टॉपिक मैंने इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी लिया, मुझसे बनता है। पॉलिटिकल साइंस में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक ही टच नहीं करा जहां पर मुझे प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से पढ़ाई करना पड़े। स्कूल के एग्जाम के लिए भी हमें नहीं पता था कि प्लस बॉक्सेस नहीं आते हैं, आप लोगों को पता है क्योंकि हम बता देते हैं, हमें नहीं पता रहता था ये सब। हमारी तो सिचुएशन इतनी वर्स थी कि हमें एग्जाम वाले दिन मालूम चलता था कि असर्शन रीजन भी आता है एग्जाम में, क्योंकि हमारे स्कूल में हुआ ही नहीं था, तो हमें नहीं पता था। तो हम लोग कभी भी मेहनत नहीं करते थे। मैंने कहा यार ये बॉक्सेस से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, हटाओ। तो स्मार्ट वर्क जब आप करते हो ना,
तो हमारी ह्यूमन कंडीशनिंग इस तरीके से हुई कि हम गिल्ट में चले जाते हैं कि अरे यार थोड़ी सी मेहनत हमने कम कर दी। बट वो आपको करना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेहनत तो यार गधे को घोड़े करते रहते हैं तो लोग उनको यूज करते रहते हैं, पीछे सामान डाल देते हैं, चलते चलो। तो मैं तो स्मार्ट वर्क ही बोलता हूँ हमेशा, और हमेशा बोलूंगा। आप एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आप प्रीवियस इंटरव्यूज में, जो जब आप टॉपर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, आप पूछते हैं कि वो लोग पढ़ाई कैसे करते हैं अपने बोर्ड्स के हाँ, प्रिपरेशन के लिए। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने 12th में प्रिपरेशन कैसे करी थी? 12th में मैं, जैसा मैंने कहा, मैं ज्यादा पढ़ाकू नहीं था। देखो यहाँ पर ना मैं एक चीज लोगों को बहुत क्लियर करना चाहूंगा, वो ये है, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं आपको सच बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम में मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ता था। अब लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे इसको, बट इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या होता है। कुछ लॉन्ग टर्म स्किल्स होती हैं जो आपको डेवलप करना पड़ती है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बचपन से वो डेवलप हो गई, सो मेरा कोई रोल नहीं था। वो हो सकता है मेरे टीचर्स, मेरे दोस्तों ने, और जैसे मेरा एनवायरनमेंट रहा उस तरफ से हो गया। तो क्या होता है, हो सकता है किसी एक बच्चे को एक बुक पढ़ने में 5 मिनट लगता है, तो किसी को वो पेज पढ़ने में 1 मिनट लगता है, किसी को हो सकता है और कम टाइम लगता हो। तो हर किसी की स्किल्स डिफरेंट रहती हैं। तो ये बोलना कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी, आप भी 4 घंटे करो, सरासर गलत है। हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगता है, बट आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगता है, किसी और को देख के नहीं। तो मेरे लिए तो भाई 4 घंटे में जिस दिन पढ़ता था, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैंने आज जंग जीत ली है। मेरे लिए तो बहुत थे, क्योंकि मेरा कभी भी इतना पढ़ने का नहीं रहता था। बट हाँ, मैंने एक पॉइंट जरूर फॉलो करा था स्टार्टिंग से, मैं कंसिस्टेंट था थोड़ा। मैं 1 घंटे 2 घंटे रेगुलरली पढ़ता था। तो मेरा पढ़ाई स्टार्टिंग से चलता रहता था, और आखिरी आखिरी में वो चलता रहा। फिर आखिरी में जो मैंने टाइम टेबल बनाया तो मुझे समझ में आ गया कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। तो फिर टाइम टेबल को मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा, तो मेरा हो गया। तो मेरा तो कम टाइम में हो जाता था। मैं आज भी बहुत कम टाइम में ही पढ़ता हूँ। तो वो मैं यही बोलना चाहूंगा, वो थोड़ा सा लक फैक्टर रहा है। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता किसी को कि आप कम पढ़ो। मैं चैनल पे भी ये चीज़ नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ आप डिसाइड करो आपको कितना टाइम लग रहा है। अभी रिसेंटली मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो में भी ये पॉइंट बहुत क्लियर करा था कि अगर आपका निकल कर आ रहा है कि आपको आज के एक स्लॉट में एक चैप्टर करना है, तो अब टाइम देख के पढ़ने मत बैठो, कितनी देर में हो रहा है उतनी देर में करो। मुझे आज भी याद है, जिस दिन मुझे इंग्लिश करना रहता था, तो इंग्लिश का एक चैप्टर मेरा 40 मिनट्स में हो जाता था। तो मैं बस उस दिन 40 मिनट्स पढ़ता था, पढ़ता ही नहीं था, उतना ही कर लेता था। और इसमें एक फैक्टर और है, हालांकि वो अब आज तो आप नहीं फॉलो कर सकते। हमारे टाइम पे ना रिसोर्सेज बहुत कम थी। यूट्यूब पर सिर्फ एक चैनल था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक ही चैनल था। उस चैनल पर इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता था, तो मैं यूट्यूब से उस समय पढ़ता नहीं था। यही एक रीजन है कि मैंने चैनल खोला कि भाई ह्यूमैनिटीज का हाल बेहाल है यूट्यूब पर। और हमारी इतने लोगों से बात नहीं होती थी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम पे से अपनी क्लास वालों को जानता था। तो हमारा कंपटीशन नहीं होता था, कंपैरिजन नहीं होता था। तो हम तो जितना करते थे उतना खुश हो जाते थे। आज के लोग कंपटीशन के चक्कर में बहुत परेशान हैं। और रही बात आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, तो स्ट्रेटेजी में वही फॉलो करता था, MQRS, मेन बुक, क्वेश्चन, रिवीजन, और पूरा सिलेबस होने के बाद सैंपल पेपर। यही मैंने मतलब साल भर फॉलो करा, 11th हो चाहे 12th हो। आपने यहाँ पे एक बात मेंशन करी कंपटीशन और कंपैरिजन के बारे में। हम्म। अभी हम बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स भी हैं, उन लोगों अगर वो स्कूल भी नहीं जाते होंगे, मे बी क्लासरूम में कंपैरिजन नहीं होगी, लेकिन घर में नेबर के, शर्मा जी के बेटे से या किसी और से, मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कंपैरिजन, या फिर कुछ एक पॉइंट में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो उससे हम स्टूडेंट्स कैसे डील करें? आपने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इस पर एक बुक है, करेज टू बी डिसलाइक्ड। उसमें इतना प्यारा एक पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है। जिसकी हाइट कम है वो इनसिक्योर फील करता है कि यार काश मेरी हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा होती। ये एक सोशल कंडीशनिंग हमारी हुई हुई है। ऐसे ही अगर आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहां पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई बहुत गोरा है और कोई ऐसा जो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, तो वो इंफीरियर फील करता है। तो ये बुक हमें बताती है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ आप अकेले हैं और कोई नहीं है। अब क्या आपको आपकी हाइट से फर्क पड़ेगा? या मैं बोलता हूं कि आपके 2 हाथ के बदले 4 हाथ हैं या 1 हाथ है, आपको फर्क पड़ेगा नहीं। वही बेस्ट है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो ये जो हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोशल कंडीशनिंग के कारण होता है। मतलब आज से 10 साल बाद वो लोग जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, अगर उनकी इमेज अच्छी बन जाएगी तो हर कोई स्कूल से ड्रॉप आउट करने लग जाएगा। लेकिन आज से 10 साल पहले अगर कोई ने सिर्फ स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं करी, तो कोई से बात करना भी पसंद नहीं करता था कि यार तुम तो 10वीं पास हो, तुमसे क्या बात करेंगे। पहले डिग्री की ज्यादा रोल था, आजकल आपकी स्किल की ज्यादा वैल्यू करी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये एक सोशल कंडीशनिंग है, इससे आपको दूर भागना है।
दूसरी चीज, आपको एक बेसिक लेवल पर क्लियर होना चाहिए कि किससे कंपेयर कर रहे हो आप एक तालाब में हो, वहां जितनी मछलियां आप उससे करोगे, आप उसमें सबसे बड़ी हो, अगर अभी मैं आपको ओशन में ले जाता हूं तो आपको वेल मिल जाएगी, आप उससे डरने लग जाओगे। तो कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको आपसे ऊपर भी लोग मिलेंगे, आपको आपसे नीचे भी लोग मिलेंगे। तो एक सेंस में कंपेयर करके आप सिर्फ खुद को ही परेशान कर रहे हो। तो कंपेयर लोग, जितना मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं, दो ही रीजन से करते हैं। एक तो है सेल्फ डाउट, आपको खुद पर डाउट रहता है, या फिर आपको पता रहता है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप कंपेयर करके उदास होते हो। या दूसरा ये है कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर को आप ज्यादा वैल्यू दे देते हो। तो बाहर की वैल्यू, जैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया घर में ताने मिल जाते हैं कि तुम कोई काम के नहीं हो, तो बुरा लग जाता है, टीचर्स बोल देते हैं, मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसमें एक बहुत नॉर्मल सा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि जो भी सामने वाला आपसे बोल रहा है उसके पीछे का मीनिंग क्या है। मतलब अगर आपके टीचर ने बोल दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो टीचर आपसे ये नहीं बोल रहा हो कि आप किसी काम के नहीं हो। टीचर आपसे बोल रहा है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो जिससे आप कुछ मीनिंगफुल अपनी लाइफ में कर पाओ। तो जब आप सामने वाले के वर्ड्स को साइड में करके बस उसका कोर मीनिंग समझ लेते हो तो बुरा लगना कम हो जाता है। तो कंपेयर वगैरह करने का कोई सेंस बनता नहीं है। दुनिया में सबके लिए बहुत जगह है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसी और के कारण लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, मैंने वीडियो में बोला था, वही मैं फिर से बोलूंगा। कंपेयर करके सिर्फ आप अपनी प्रेजेंट के जो भी मोमेंट है उसको भी खराब कर रहे हो, वो खराब हो गया तो आपका फ्यूचर भी खराब हो रहा है। तो सेंस बनता नहीं है, किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनता। इंस्पायर हो जाओ वो अच्छी चीज है, लोगों को देखकर इंस्पायर होना चाहिए। लाइक अगर मुझे अभी एकदम इस क्वेश्चन से क्लिक हुआ कि ट्वेल्थ में मैं सीरियस कब हुआ, मैं एक दिन अपनी क्लास में गया, तो मेरी क्लास में एक लड़की थी टॉपर। वो नाम ही चलता था हमारी क्लास में कि यही टॉपर है, और हम लोग को भी लगता था कि यही टॉप करेंगी। और जब हम क्लास में गए तो हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे कि अरे आज तो मस्त मस्ती करेंगे। और वो, हम लोग क्लास में गए, वो बैठी हुई हैं, तीन बुक्स है उनके पास, लेफ्ट सेंटर राइट, बीच में उनकी कॉपी, और वो पढ़ी जा रही हैं। क्लास में इतना हल्ला हो रहा है, वो बीच में बैठ के पढ़ रही हैं। उस दिन मुझे क्लिक हो गया था कि भाई अब इतनी मेहनत कोई कर रहा है तो वो टॉप तो करेगा ही। तो फिर उस दिन आके फिर मैंने चेंजेस करे थे अपनी लाइफ में। तो यही इंस्पायर होना चाहिए, कंपैरिजन का सेंस नहीं बनता है। आपने एक और बात बोली थी रिगार्डिंग सोर्सेज कि आपके टाइम में जब आपने 12th का बोर्ड्स दिया था हम्म। सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल है। तो हाउ डू वी सिलेक्ट द राइट सोर्स? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट सोर्स फॉर स्टूडेंट्स टू रेफर टू? सबसे पहले तो एनसीईआरटी हो गई, आप एनसीईआरटी करो। अब एनसीईआरटी आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है, बुक करो, आप लाइव क्लासेस कर रहे हो, लाइव क्लासेस करो, आप यूट्यूब वीडियोस कर रहे हो, वो करो। लेकिन आपको बस एक क्वेश्चन को पहले ही आंसर कर लेना चाहिए कि आपका सोर्स एनसीईआरटी को अच्छे से करवा पा रहा है या फिर नहीं करवा पा रहा है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिलती है वन शॉट। अब वो वन शॉट वीडियोस में क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ा के चले जाते हैं। अब आपको एनसीईआरटी का कोई भी नॉलेज नहीं है, अब एमसीक्यूज आएंगे आपसे नहीं बनने वाले, एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे, टर्मिनोलॉजी आपकी बहुत वीक हो गई है। तो मेन बात यही निकल कर आती है कि अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो रही है, मतलब पहला आपका जो सोर्स है वो एकदम सही है। इसके बाद दूसरा आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि अब मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या मुझसे एमसीक्यूज नहीं बन रहे, क्या मैंने पढ़ लिया है मुझसे क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे, या फिर मुझे ये नहीं मालूम है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये आपको माइंड में क्लियर करना चाहिए, और फिर इस हिसाब से आपको रिसोर्सेज सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कि यार मुझसे क्वेश्चन आंसर नहीं बनते, तो मैंने फंसना पक्का सीरीज देख ली, क्वेश्चन बैंक कर लिया, तो मेरे क्वेश्चन आंसर हो गए। तो आपको क्वेश्चन कर करके आगे बढ़ना चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि आपका कब पूरा हो जा रहा है। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि चार चीजें और आप चारों चीजें फॉलो कर रहे हो, तो फिर तो भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब मैं एनसीईआरटी भी कर लेता हूं, फिर मैं वीडियो भी कर लूंगा, फिर मैं लाइव क्लास भी कर लूंगा, फिर मैं स्कूल का भी कर लूंगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप मिक्स कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको बुक करना है तो वीडियो बुक साथ में कर लो, नोट साथ में बना लो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि पहले हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नोट्स बनाते हैं। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी पढ़ा, अभी आपको याद है, आप तुरंत तुरंत नोट्स बना पाओगे, बाद में आप भूल जाओगे, आप फिर से मेहनत कर रहे हो। तो वही है ना, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क अपने आप इंक्लूडेड रहता है। तो फिजिकली हार्ड वर्क करना चाहिए, मेंटली स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो वही है कि कुल मिला के आप बस एमक्यूआर फॉलो करो। सबसे पहले एनसीईआरटी करो, क्वेश्चन करो, रिवीजन करो, और एंड में सैंपल पेपर करो। इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। या पढ़ाई के साथ साथ एक और ये बात है कि हम लोग स्कूल में जाते हैं या फिर हम लोग अपने हम्म। दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं। आपने बताया कि आपके स्कूल टाइम में आपने ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए थे, तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स का एक हमारी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट होता है विथ आवर स्टडीज? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसमें से आपको एक चीज करेक्ट करूंगा, मैंने दोस्त बनाए नहीं थे, मेरे से बन ही नहीं रहे थे। मतलब वही है ना, मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि बन ही नहीं पाते थे, मुझे कनेक्शन ही फील नहीं होता था, और मैं हमेशा परेशान रहता था इसको लेकर। लेकिन ट्रस्ट मी,
आपके आसपास के लोगों का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, मतलब उसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके बदले काम कर सकती है वो। अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आज मैंने ट्वेल्थ में टॉप करा, तो मैं अपना खुद की मेहनत का क्रेडिट सबसे पीछे रखूंगा, मैं अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा एक बड़ा क्रेडिट दूंगा। मेरे ऐसे दोस्त थे जो मुझे पुश करते थे, लाइक कॉल आता था, यार पढ़ाई कैसे चल रही है, कोई डाउट आए तो पूछना। मेरे ऐसे दोस्त थे कि मुझे रात में अगर उनको 2 बजे भी कॉल करना है तो वो कॉल उठाते मुझे बताते थे कि यार इसका ये आंसर है। मेरे ऐसे दोस्त थे जो अपने नोट्स शेयर करते थे। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता था, तो मेरी एक दोस्त थी, उसका इकोनॉमिक्स नहीं था। मैंने उसको बताया कि यार मेरा इकोनॉमिक्स में बहुत सिलेबस बचा हुआ है, तो उसकी एक दोस्त थी दूसरी सिटी की, उसने उससे बात करी, उसके टीचर वहां पर बहुत अच्छे नोट्स बनवाते थे, उसने मुझसे उससे फोटो मंगवा के भेजी कि आप ये नोट से कर लो, इसमें बहुत अच्छे निमोनिक्स वगैरह दिए हुए हैं। तो जब आपके दोस्त आपके साथ रहते हैं ना, तो वो बहुत मदद करते हैं। मैंने ट्वेल्थ में व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दिया था। अब व्हाट्सएप के बिना तो आप दोस्तों से बात नहीं कर सकते। मेरे दोस्त उस समय टेलीग्राम पर मैसेज करने का फीचर आता था, सॉरी टेलीग्राम नहीं, ट्रू कॉलर में मैसेज करने का फीचर आता था। तो मेरे दोस्त ट्रू कॉलर में मुझे फाइल्स वगैरह भेजते थे। मेरे सर जो इंग्लिश पढ़ाते थे वो ट्रू कॉलर में मेरी कॉपी चेक करते थे जब मैं उनको भेजता था। तो जो लोग आपकी मदद करते हैं ना, वो बहाने नहीं करते। तो लोगों का रोल बहुत रहता है। मैं अपने पेरेंट्स का रोल हमेशा बोलता हूं कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जो मुझे कभी भी रोकते नहीं है। तो इन्वायरमेंट, अगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है तो आपको अपना इन्वायरमेंट खुद क्रिएट करना चाहिए। आप, वो एक कोट है ना बहुत फेमस, कि आप आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते लेकिन आसपास के लोगों को बदल सकते हैं। तो अगर वो लोग नहीं बदल रहे हैं, उनको बदल के किसी और को ले आओ। अब आप बोलोगे भैया कैसे लेकर आए, वो तो आसपास के लोग वही रहेंगे, ऑनलाइन का जमाना है। आपको इतने बच्चे मिल जाते हैं, इतनी कम्युनिटी मिल जाती है, आपको इतने इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं जो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि जो अपनी लाइव क्लासेस चल रही हैं, एक अलग से ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, जहां पर आप लोग डिस्कशन वगैरह करते हो। मुझे नहीं मालूम आप पार्ट है या फिर नहीं है, बट ग्रुप बना के रखा हुआ है बच्चों ने। तो वहां पर उन लोग रिसोर्सेस वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो वही ना, कनेक्शन बना लिया उन्होंने। तो वो आपके ऊपर है। एनवायरमेंट आजकल बहुत आसान है क्रिएट करने का। आज से कुछ दिनों पहले चैनल पर मैंने एक टॉपर्स इंटरव्यू डाला, वहां पर भी हमने बात करी थी कि आपके आसपास जो 5 लोग हैं, आप उन्हीं का एवरेज हो, उनसे अलग नहीं हो सकते आप। अगर वो 5 लोग चोर है तो आप भी चोर बन जाओगे। अगर वो 5 लोग कोई भी एडिक्शन में है तो आपको भी वो एडिक्शन लग जाएगा, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत अंतर रहता है। मैं अपनी लाइफ में इतना मतलब आगे आ गया हूँ, कॉलेज वॉलेज पार कर गया हूँ, मैं आज तक अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देता जो मुझसे अलाइन नहीं करते। वो कितनी कोशिश कर लें, कितनी बात कर लें, मैं बात ही नहीं करता। मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं अपनी जिंदगी में जो मेरी नजर में सही नहीं है। बहुत 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 बड़ा रोल रहता है। इसमें हम एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि हमें अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी बहुत जरूरत है। लेकिन बहुत ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स के साथ, जी फ्रेंड्स के साथ एक और डाउट हमारे मन में आता है कि हम लोग कैसे राइट कंपेनियंस को चूज करें। कभी ऐसा लगता है कि शायद एनवायरनमेंट में गलती नहीं है, मुझ में कोई कमी है, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। तो हाउ टू सिलेक्ट द राइट कंपेनियंस हु आर योर ट्रू रियल फ्रेंड्स हु सपोर्ट यू। ये एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम कभी इसमें थोड़ा सा डीपली सोचें, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं है जिसे आपने सिलेक्ट करा हो। आपके पेरेंट्स को आपने सिलेक्ट नहीं करा। आप अपने स्कूल में जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, अगर आप उस स्कूल में गए ही नहीं होते तो वो आपको मिला ही नहीं होता। तो आपकी लाइफ में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप सिलेक्ट करते हो, वो यूनिवर्स की तरफ से आ जाते हैं आपके पास। तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि जब वो लोग आ रहे हैं, आपने उनको सिलेक्ट नहीं करा, तो आपको बस उनके साथ ना अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना चाहिए। आपने जैसे कहा बाउंड्रीज होना चाहिए, जैसे आपकी बाउंड्रीज हैं कि भाई मुझे कोई भी ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो मुझसे सच नहीं बोलता है। तो अगर आपसे किसी ने झूठ बोला, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देंगे, लड़ाई कर लेंगे, उसको सुना देंगे। इससे लाख गुना बेटर तरीका है कि आप उसको कॉल करें, बोलें कि यार मुझे आपके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे झूठ वाले बोलने वाले लोग नहीं पसंद। अगर आप आज के बाद मुझसे झूठ बोलेंगे तो शायद अपनी दोस्ती नहीं रह पाई। तो जब आप अपनी बाउंड्रीज एकदम क्लियर सेट कम्युनिकेशन के साथ रखते हैं ना, तो फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने बहुत नोटिस करा होगा, मैं लैंग्वेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता हूं। मैं कभी भी तू तड़ाक करके किसी से बात नहीं कर सकता, मेरा नेचर नहीं। तो ये मेरा बहुत क्लियर रहता है लोगों के साथ। तो मेरे वो दोस्त जो अपने बाकी दोस्तों के साथ कुछ भी बातें कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो मेरे सामने नहीं करते। जब वो मेरे पास बैठते हैं तो वो अपना थोड़ा सा मुंह बंद रखते हैं। इसलिए नहीं कि मैं उनको चिल्ला रहा हूं, मेरा नेचर, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। ना मैं चिल्ला रहा हूं, ना मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता। वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी में कि आप किसी के मीन बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करते। आप टाइम
अब मैं कॉलेज अगर जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है मुझे अपना यूट्यूब का काम करना है, मैं कॉलेज में रहता हूँ, दोस्त बोल रहे हैं चलो थोड़ा घूमने चलते हैं, मैं बोलूँगा नहीं मुझे काम है मैं जा रहा हूँ, तो लोग समझ जाते हैं यार ये अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करता है। तो जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, अपना एक कैरेक्टर डेवलप करते हो, तो लोग फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप खुद का ही कैरेक्टर डेवलप नहीं कर रहे हो, अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हो, तो फिर लोग आपका फायदा उठाते हैं। और सिंपल सा तरीका है, मैं हमेशा ये बचपन से फॉलो करता हूँ, अब जाने कैसे हुआ बट हुआ है कि मैं ये बहुत ऑब्जर्व करता हूं कि लोग उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने दोस्तों को हमेशा अच्छा ट्रीट करेंगे, अपने फैमिली वालों को अच्छा ट्रीट करेंगे, लेकिन वो लोग जो उनके दोस्त नहीं है उनको वो कैसा ट्रीट करते हैं, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि सामने वाला कैसा है। मतलब आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो आपके सामने बहुत अच्छे से बात करेंगे कि विस्तीर्णा कैसी हैं आप, आपको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है, और कोई और आया तो चलो हटो यहाँ से, चलो रास्ता दो। तो आपको समझ में जाएगा कि यार ये तो दोगलापना है इनकी लाइफ में, तो वैसे लोगों को मैं अप्रिशिएट नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मतलब चीज है जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ। अभी इस इंटरव्यू से पहले हमें ऑलरेडी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन इस इंटरव्यू से पहले, ताकि बहुत सारे बच्चों को जो कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मैंने अपने क्लासमेट से बात की, मैंने अपने कॉमन फ्रेंड से बात की, या फिर जो भी अभी 12th बोर्ड्स देने वाले हैं, तो उन लोगों के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से नोट डाउन किए हैं। तो पहला एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। वो डिस्ट्रैक्शंस जी, कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर जो भी। तो ऐसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन से कैसे हम लोग डील करें? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से हमें डिस्ट्रैक्शन को कैटेगराइज करना पड़ेगा। जितना मैं अभी सोच पा रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन को 3 कैटेगरीज में रखना चाहूंगा। कैटेगरी नंबर 1, वो डिस्ट्रैक्शन जिसे आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको स्नैपचैट चलाने की आदत है तो इसे आप तुरंत हटा सकते हैं स्नैपचैट को अनइंस्टॉल करके, राइट? कि मैंने स्नैपचैट को अनइंस्टॉल करा और मेरा ये हट गया। या ये इंस्टाग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मेरे हिसाब से दूसरी कैटेगरी में वो डिस्ट्रैक्शन आता है जो आपका लॉन्ग टर्म हैबिट के कारण फॉर्म हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह उठते ही आपको मोबाइल चलाने की आदत है अगर, तो ये एक दिन में आदत नहीं बनी है आपकी, ये आपकी एक लॉन्ग टर्म हैबिट फॉर्म हो गई है। तो इसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसे ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ ऐसे अपने इन्वायरमेंट में अलर्ट्स रख दो जो आपको बार बार अलर्ट करें कि यार इस चीज को बंद करना है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है रात में मोबाइल ऑफ करके सोना, कि आप सुबह उठोगे जैसे ही मोबाइल को क्लिक करोगे मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यार उठते से मोबाइल नहीं चलाना है। अब आपको याद आ गया। ये तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, मोबाइल चलाने के बाद याद आता है कि अरे यार मुझे तो आज मोबाइल नहीं चलाना था। या फिर अगर आपको सुबह उठ के बुक पढ़ने की आदत डालना है तो आप अपने बेड के बाजू में बुक रख लो, या फिर अपनी स्टडी टेबल में चिपका लो कि मुझे सुबह ये पढ़ना है। एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो कि सुबह उठो तो पहला थॉट ही वो आए। तो दूसरी कैटेगरी में वो डिस्ट्रैक्शन आते हैं जो लॉन्ग टर्म हैबिट्स के कारण फॉर्म हुए हैं। तो उन्हें आप दो चीजों से हटा सकते हो। एक मैंने बताया कि आप कुछ ऐसे अपनी आसपास ऐसे अलर्ट्स बनाओ जो आपको मतलब अलर्ट करें कि इसको ब्रेक करना है, या फिर अपनी उन हैबिट्स को आप कोई अच्छी हैबिट से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी हैबिट है कि आपको दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने की आदत है 1-1 घंटे डेली, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको बंद करने की जरूरत है, तो आप ये डिसाइड कर लो कि अब जब मुझे ऐसा लगेगा मुझे दोस्तों से बात करना है उस समय मैं कोई अच्छी वीडियो देख लूंगा, या फिर कुछ और कर लूंगा, वॉक पे चला जाऊंगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे दूंगा। तो ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी आती है जो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ये है कि लाइफ में कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जिन्हें आप तुरंत नहीं हटा सकते। जैसे अगर आप एक टॉक्सिक फैमिली के एनवायरनमेंट में रहते हैं, या फिर अभी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर मैं बोलता हूं कि आपके घर में आपसे काम करवाया जा रहा है कि भाई कुछ रीजन है जिसके कारण आपको घर में काम करना पड़ रहा है, इन चीजों से आप इमीडिएटली डील नहीं कर सकते, तो इन्हें एक्सेप्ट करना इज अ बेटर ऑप्शन। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि दिन में आपको 2 घंटे घर में हेल्प करना पड़ता है अपने घर वालों की, क्योंकि कुछ भी रीजन है आपको मदद करना पड़ता है। तो अब आप यहां पर आपको रोने की जरूरत नहीं है कि यार सबकी जिंदगी कितनी अच्छी है मुझे तो 2 घंटे लगाने पड़ते हैं। आप अपने 24 आवर्स में से उन 2 घंटों को माइनस करके अपना टाइम टेबल बनाओ। तो कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे रहते हैं जिन्हें अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो वो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मेरे टाइम पे अगर मैं देखूं तो मैं बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। तो वो जो भी प्रॉब्लम्स थी, हालांकि इस पे तो मैं कभी पूरी एक अलग वीडियो ही बना सकता हूं, बट मैंने उनको एक्सेप्ट करा। मैंने बोला यार ये प्रॉब्लम्स है, इन्हें एक्सेप्ट करो, अभी अपन इन्हें नहीं बदल सकते, और बदलने के बाद इन्हें ठीक करते। मेरा यूट्यूब चैनल मैंने जब चालू करा तो मैं एक छोटा सा रूम था, सामने 3 बल्ब रहते थे, खड़े होके हम लोग वीडियो बनाते थे। हमारे पास कोई लैपटॉप वगैरह इतना अच्छा नहीं था, मोबाइल था, तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते थे, पढ़ के कैमरे के सामने खड़े होकर वीडियो बनाते थे। तो एक चैप्टर बनाने में हमें 8-8 घंटे लगते थे। तो अब उस समय हम बोल सकते थे ना कि यार अरे यार दूसरों के पास तो आईपैड है, मैकबुक है,
तो उन्हें बनाने देते हैं, अपन तो बैठे आते हैं, तो ऐसे तो फिर बैठ जाओ आप। तो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना ही बेटर ऑप्शन है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल कुछ ऐसा है कि अभी कुछ ही महीने बाकी हैं हमारे बोर्ड्स के लिए, और हम हम्म। सभी बहुत ही अभी बहुत टेंशन में होंगे, और सभी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, हम सब लोग एफर्ट्स दे रहे हैं, हाँ। लेकिन एफर्ट्स देने के साथ साथ हम लोग कंसिस्टेंटली एफर्ट्स देने में कभी लैग कर जाते हैं। तो वो हम लोग कैसे मेंटेन करें जब जहाँ पे हम कंसिस्टेंटली एफर्ट दे सकते हैं हमारी पढ़ाई की तरफ। होता यह है कि ये सही बात है, मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आते हैं ना, तो इतना टेंशन हो जाता है कि मतलब आधा तो हम एग्जॉस्ट टेंशन में हो जाते हैं, मतलब सुबह उठ के थकान होने लग जाती है कि यार इतना ज्यादा प्रेशर है। इसमें यही है यार, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तीन चीजें होती हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वाई, हाउ, वॉट। ज्यादातर लोग ना वॉट हाउ में अटक जाते हैं कि मतलब क्या करना है और कैसे करना है, क्यों करना है, ये गायब रहता है, पर्पस गायब रहता है। बहुत पर्पस भी रहता है ना, तो वो इमोशन टाइप का रहता है, आता है और जाता है, मतलब कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, या फिर आज घर वालों ने चिल्ला दिया है तो आज तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो चीजें रहती हैं। बट अगर आपका थोड़ा सा पर्पस क्लियर रहता है ना कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, मतलब जैसे आपको एक अच्छी लाइफ बनाना है, या आपको आगे जाके सोसाइटी के लिए कुछ करना है, या फिर आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अगर आपके दिमाग में वाई क्लियर है कि मुझे कुछ तो करना है, या मेरी अभी जो सोसाइटी में कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, मुझे इसको बहुत इंप्रूव करना है, तो वो जब वाई क्लियर रहता है ना, तो ये हाउ वॉट अपने आप हो जाता है। फिर आप सुबह उठ के ये नहीं बोलते कि यार आज पढ़ना है, आप बोलते हो यार आज पढ़ना है, आज मेहनत करना है। तो वो रहता है। और मेन पॉइंट वही है, सेंस ऑफ अर्जेंसी। जब आपको वो एक सूली लटक जाती है ना कि यार अगर आज नहीं करा तो कल तो टाइम ही नहीं है। जैसा मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में भी कहा कि हम डेटा एनालाइज करने में बहुत कच्चे रहते हैं। हमें लगता है हम कर लेंगे, बट जब आप उसको प्रैक्टिकली देख लेते हो ना लिख कर कि यार इतने दिन है, इतने चैप्टर है, रिवीजन करना है, सैंपल पेपर करना है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, फिर वो एक यहाँ झटका लगता है कि यार टाइम नहीं है। और फिर बात वही है, खुद को ना कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। बहुत सारे बच्चे आखिरी में क्विट करने लग जाते हैं कि यार अब तो हो गया। जो बच्चे क्लास में सिलेबस कर चुके हैं, आप क्लास गए, बच्चे सैंपल पेपर कर रहे हैं, आप बोलोगे यार ये तो सैंपल पेपर हो रहा है, यहाँ तो मेरा भी आधा सिलेबस बचा हुआ है, तो बस फिर आप वहां बहक जाते हो। बट रियलिटी ये है कि ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर हम महाभारत को भी अच्छे से देखते हैं, तो स्टार्टिंग में पांडव्स हार रहे थे, वहां से कौरव इतने ज्यादा अटैक कर रहे थे, इतना अटैक कर रहे थे कि यहां पर तो लग रहा था कि हार ही जाएंगे। और अगर आप देखें को कृष्ण भगवान की जो पूरी नारायणी सेना थी वो भी उन्हीं के साइड थी। तो अगर हम क्वांटिटी में भी बात करते तो उनके पास ज्यादा लोग थे। बट रियलिटी यही है कि पांडव्स खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते थे, वो जानते थे और वो सही के साथ थे। तो अगर आप काम कर रहे हो, आप सही के साथ हो, आप अपना धर्म फॉलो कर रहे हो, तो कभी भी आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और मैं गीता को कोट करना चाहूंगा, चैप्टर 2 वर्स 47, वही है कि आपका सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान होना चाहिए, फ्रूट्स पर नहीं होना चाहिए। अपने एक्शन करो, फल की चिंता मत करो। इसको लोग बहुत गलत वे में ले लेते हैं, लोगों को लगता है कि मतलब मेहनत करते रहो, फल के बारे में मत सोचो। वो बात नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख लेंगे, क्या एफर्ट करने वालों को रिजल्ट नहीं मिलता? अगर आप किसी एग्जाम के लिए एफर्ट दे रहे हो तो क्या आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा? फिर दूसरा पॉइंट इसमें निकल कर आता है कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की जरूरत नहीं है आपको। हर चीज आप खुद नहीं करते हो। आपको नहीं पता बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है, उस दिन आपकी तबीयत कैसी रहेगी, आपका मूड कैसा रहेगा, बहुत फैक्टर रहते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से आपके हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। तो अपना कर्म करना चाहिए। इस समय आपकी ड्यूटी का एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ना है तो पढ़ो बस। इसके आगे पीछे जब हम सोचने लग जाते हैं ना, तो बस फिर हम थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। और मोटिवेशन का तरीका यही है, मैं सारे बच्चों को भी बोलना चाहूंगा, अपना ना अभी रूटीन सुधारो। सुबह उठो, कोई अच्छा एनर्जेटिक वीडियो देखो। आज मैंने टेलीग्राम पर एक प्लेलिस्ट शेयर करी अच्छे गानों की, क्योंकि ये समय है मोटिवेटेड फील करने का। सुबह एक एनर्जी के साथ उठो। रात में सोने से पहले लिखो एक कॉपी में मुझे कल क्या करना है। कुल मिला के ये समय आपका फिर से नहीं आने वाला लाइफ में, ये रियलाइज कर लो। ये 11th 12th क्लास फिर से नहीं आएगी। हाँ, अगर आप फेल हो गए तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, वो अलग अलग मैटर है। बट नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये दिन फिर से नहीं आने वाला है। तो इसे एंजॉय करो, इसे एंजॉय करो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। यही मौका है, यही मौका है। और मैं वही लाइन रिपीट करूंगा, जब तक एक सोल्जर हार नहीं मानता, जब तक वॉर खत्म नहीं होती है, तो लड़ते रहो। भैया बहुत अच्छे से आपने बता दिया है, और मुझे लगता है कि हम सबको समझ में आ गया है ऑलरेडी। और अभी जैसे मैंने पहले ही बताया, और हम सबको मालूम है कि बहुत कम दिन बाकी है और हमारे स्कूल डेज भी खत्म होने वाले हैं। जैसे स्कूल डेज होने वाले हैं, ऐसे इस दिनों में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है स्कूल में, टीचर्स के साथ भी या फिर क्लासरूम में भी। सिलेबस बहुत ही जल्दी जल्दी
करे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइल्स जैसे आपने बताया बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। प्रोजेक्ट फाइल्स हो या फिर स्कूल जाना हो, सिलेबस कंप्लीट करना हो, उस सब के बीच में हम लोग सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे मैनेज करें? सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं। सेक्रीफाइसेस के बिना कुछ भी नहीं होता। आपके पास 24 घंटे हैं, आप उसको 25 नहीं कर सकते। कहीं ना कुछ तो सेक्रीफाइस होता है। अब आपके ऊपर है आप क्या सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मतलब स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, कुछ स्कूल में हो जाता है, कुछ बच्चे लकी रहते हैं उनके स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे से रिवीजन करवाते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे केवी में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में, अगर आप उनका पीडीएफ चेक करेंगे रिसोर्सेज वाला, इतना प्यारा पीडीएफ उनको मिलता है। और या बाकी स्कूल के बच्चे हमारे जैसे, इनको पता ही नहीं है कि असर्शन रीजन भी आने वाला है एग्जाम में। तो अगर आपका स्कूल इस टाइप का है जहां पर, मैं केवी का तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता केवी में क्या होता है, सिर्फ रिसोर्सेज की बात कर रहा था। बट अगर आपको लगता है कि स्कूल में आपकी टाइम की वैल्यू हो रही है तो जाइए। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है तो स्कूल कम करके फिर आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, मुझसे खुद पढ़ाई नहीं होती है, आप लाइव क्लासेस कर रहे हो, लाइव क्लासेस करो। लाइव क्लासेस नहीं हो रही, आपको लगता है ट्यूशन जाते हो वहां पर ही, वहां पर करो। टाइम की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। जब आप लाइफ में बड़े हो जाते हो ना, तो इसको हम लोगों को सिखाया जाता है कि आपको खुद के 1 घंटे का वैल्यू पता होना चाहिए कि मेरे 1 घंटे का वैल्यू क्या है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक कार लेने जा रहे हो, चलो कार छोड़ दो, आप, मैं बोलता हूँ एक बुक लेने जा रहे हो, सैंपल पेपर। वो सैंपल पेपर 200 रुपए के हैं, आपके घर से 2 किलोमीटर दूर आप लेने जा रहे हो। मेरी टेस्ट सीरीज आई हुई है तो आप वेबसाइट से ले लेना, आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सैंपल पेपर लेने जा रहे हो 2 किलोमीटर दूर, या फिर आप ऑनलाइन ले रहे हो, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। अब आपको मालूम चलता है कि एक दुकान 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर 180 रुपीज में मिल रहा है सैंपल पेपर। 20 रुपीज का डिफरेंस है। अब वो जिसे अपनी टाइम की वैल्यू नहीं है, तो वो आधा 1 घंटा लगा के जाएगा और लेकर आएगा और बड़ा खुश होगा कि यार मैंने 20 रुपए बचा लिए, 20 रुपए बचा लिए। लेकिन दूसरी तरफ जिसका दिमाग होगा, वो तुरंत ऑनलाइन लेगा या फिर पास में जाके लेगा और उतनी देर में वो एक सैंपल पेपर कर लेगा। तो टाइम का वैल्यू दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है कि आपके 1 घंटे का क्या वैल्यू है। जैसे मुझे लगा कि यार ये एक इंटरव्यू है, इसमें सबकी मदद होगी, तो आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं चाहता तो इस 1 घंटे टाइम पास भी कर सकता था। कि जैसे आज 11 की पूजा है, मैंने आपको मैसेज भी करा आज 11 है, तो मैं भी बोलता आज 11 एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ निकल जाता घूमने। तो बात वही है कि आपके टाइम की वैल्यू आपके दिमाग में क्या है। तो आप अपने हिसाब से वैल्यू सेट करो। जब ये वैल्यू हमारे दिमाग में क्लियर रहती है ना, तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि स्कूल जाना है या फिर घर में पढ़ना है या फिर कैसे मैनेज करना है, वो हो जाता है। और सेक्रीफाइस वाला पॉइंट तो वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था, वो काम जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, वो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो काम जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट दोनों है, उसको तो आप नहीं रोक सकते। एग्जाम्पल दे देता हूं फिर से। आप बीमार हो, तब डॉक्टर को दिखाना इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, नहीं दिखाओगे तो और बीमार हो जाओगे, तो इसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो काम जो इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट नहीं है, जैसे मोबाइल चलाना, ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। वो काम जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, जैसे एक दोस्त को टाइम पास के लिए कॉल करना, उसने बोला अभी कर, तो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 मिनट करके काट दो, या 2 मिनट बात कर ली, चलो हटाओ। लेकिन वो काम जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे कि पढ़ाई करना, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, कल पढ़ लेना, अरे परसों पढ़ लेना, बोर्ड से एक दिन पहले पढ़ लेना, कौन रोक रहा है आपको। तो आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कि लाइफ में आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए उन काम में जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। अच्छा खाना हो गया, सोना हो गया, पढ़ना हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। मैं इस इंटरव्यू से पहले मैंने मेरे दोस्तों से बात की थी, मेरे क्लासमेट से बात की थी, और 12th जो भी बोर्ड्स देने वाले उनसे हम्म। बात की थी। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम लोग जी। क्लासरूम में बैठे हैं, हम लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद हमें नींद आने लगती है, हमारा इंटरेस्ट चला जाता है, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो जाता है। तो हाउ टू इंक्रीज आवर अटेंशन स्पैन इन क्लासरूम? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप खुद का कोई इनपुट लेकर जाओ। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एक क्विज कंपटीशन में जाते हो, वहां आपको नींद नहीं आती क्योंकि आपको वहां गोल्ड मेडल जीतना है या पढ़ाई करके आए हो। तो आप एक एक वर्ड को सुनते हो कि यार क्या क्वेश्चन आ रहा है, मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लास में आप जाते हो बिल्कुल सोते हुए कि अरे आज देखते हैं क्लास में क्या होने वाला है। एक दिन पहले अगर आपको पता है कि कल क्लास में ये वाला चैप्टर होने वाला है, उसको थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ, उसके क्वेश्चन देख के चले जाओ, उस पर कोई वीडियो देख कर चले जाओ। तो जब आप स्कूल में जाओगे तो जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा, आप आंसर करोगे, तो आप इन्वॉल्व हो जाओगे। क्रिकेट, बच्चे बोलते हैं ना कि क्रिकेट देखने का मन करता है बहुत ज्यादा, क्यों करता है? क्योंकि आपके इमोशन जुड़े हुए हैं।
आप एक एक बॉल देख रहे हो, अब सामने विराट कोहली आउट हो गया आपको बुरा लगेगा, आपकी टीम हार गई आपको बुरा लगेगा, क्योंकि इमोशनली आप कनेक्टेड हो। तो जब आप पढ़ाई में अपना इनपुट, अपने एफर्ट्स देते हो, आप लोगों को मैं एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। आपके दोस्त का कॉल आया रोते हुए, आता होगा आप लोगों को, यार आज मेरा ये हो गया वो हो गया, मैं बहुत परेशान हूं। आप बोलोगे देख बहन देख भाई, चिंता मत कर, आपने अपने दोस्त को बिल्कुल एक टीचर की तरह गाइड करा 1 घंटे, और इसके बाद उसने वही करा जो उसको नहीं करने के लिए आपने बोला था। गुस्सा आती है, ऐसा लगता है कि मर्डर कर दो सामने वाले का। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने एफर्ट्स दिए हुए हैं। तो जब हम कहीं पर भी अपने एफर्ट्स देते हैं ना, तो फिर वहां इंटरेस्ट आता है। तो एफर्ट्स देना बहुत जरूरी है। अब बिल्कुल सोते हुए चले जाओगे तो फिर तो नींद आएगी ही यार। और एक और फैक्टर है, चलो ये तो हो गया माइंड के लेवल पर, अगर आपका रूटीन नहीं है तो फिर तो नींद आती है। किसी दिन आप 4 बजे सो रहे हो, किसी दिन 12 बजे सो रहे हो, किसी दिन सो ही नहीं रहे हो, फिर तो नींद आएगी आएगी। तो आपको टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, ये जरूरी चीजें। ये नहीं करोगे तो नींद आएगी। बहुत सारे बच्चे खाली पेट स्कूल चले जाते हैं, मेजोरिटी बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते स्कूल। मुझे तो इतना शॉकिंग लगता था कि बाप रे, आप लोग आ कैसे जाते हो यहाँ, तो मैं तो आ जाऊं तो चक्कर खा के गिर जाऊं। तो बात वही है ना, एनर्जी कहाँ से आएगी बॉडी में? तो नींद तो आएगी। इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि हम लोग अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, चाहे वो मोबाइल फोन हो, नेटफ्लिक्स हम्म। हो, जो भी सीरीज हो, उससे हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और इसी की वजह से हमारा स्लीप शेड्यूल खराब हो जाता है। हम लोग रात को लैपटॉप चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सोचते भी है कि हमें स्लीप शेड्यूल ठीक करना है, वो हम्म। एक दिन में कभी भी ठीक नहीं होता, और अगर एक बार ठीक हो भी जाए फिर बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो हाउ टू कंसिस्टेंटली फिक्स आवर स्लीप शेड्यूल एक ही बार में, ताकि बाकी सब ठीक रहे हमारे लाइफस्टाइल में। अगर हम थोड़ा सा साइंस में जाएंगे ना, तो हमारी बॉडी का एक साइकिल होता है। हर किसी का एक साइकिल होता है, एक रिदमिक साइकिल होता है कि भाई वो आपका बॉडी फील करता है। आपने नोटिस करा होगा, आपको भूख लगभग सेम टाइम पे लगती है। अगर आप हर दिन अलग अलग टाइम पे खाने की आपकी आदत नहीं है, अगर अलग अलग टाइम पे खाते हो तो फिर तो आपका कोई टाइम ही नहीं है, फिर तो आप हर समय भूखा लगेगा, आपका भूख ही नहीं लगेगी। बट अगर आप एक ऐसे हो जिसकी बचपन से आदत है कि 7 बजे 8 बजे आपको डिनर करना है, तो 8 बजते बजते आपको भूख लगती है। या फिर अगर आपकी आदत है, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को फॉलो करना, वो एक ही टाइम पे उठते हैं सुबह, उन्हें अलार्म वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। और पड़ती भी तो अलार्म वो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो एक साइकिल डेवलप हो गया है। तो साइकिल डेवलप करना इतना आसान काम नहीं होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। लोग गलती ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें जल्दी सोना है तो उसके लिए उन्हें पहले जल्दी, सॉरी, अगर उन्हें जल्दी उठना है तो उसके लिए उन्हें पहले जल्दी सोना पड़ेगा। ये उल्टा पैटर्न है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको पहले दिन और लेट सोना पड़ेगा, जिससे अगले दिन आप पूरे थकान में रहो। जैसे एग्जांपल के लिए, आप 3 बजे सोते हो और सुबह आप उठते हो, मैं बोलता हूँ 9 बजे 10 बजे, या स्कूल के लिए जल्दी उठ जाते हो, आपको लगता है नहीं यार, अब मुझे 12 बजे सोना चालू करना है, 3 घंटे पहले सोना है। तो आप ये पहले दिन नहीं कर सकते। आप 12 बजे आपको नींद ही नहीं आएगी, तो क्या करो, सो 3 बजे लेकिन सुबह 6 बजे उठ जाओ। सिर्फ 3 घंटे की नींद रहेगी आपके पास। दिन भर चक्कर आएंगे, आने दो। दोपहर में बिल्कुल मत सो। 2-3 दिन ये करो, जब थकान आएगी अपने आप आपकी 12 बजे नींद लगने लग जाएगी। और फिर इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। हालांकि अगर अभी आप लोग का टाइम नहीं है, अगर आप साइंस की माने, तो साइंस का कहना है कि हमें हर हफ्ते सिर्फ आधे घंटे कम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे सो के उठते हो तो आप 6 बजे उठने लग जाओ। 9 को 8:30 करो, फिर 8 करो, फिर 7:30 करो। बट आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्लीप डेट में जाओ। तो दिन भर आलसी करोगे आप, उसके बाद अगले दिन से आप सही हो जाओगे। ये तरीका बहुत काम करता है। इससे फिर थोड़ा बॉडी सही हो जाता है। उठना, मैं तो बोलता हूँ, अब एग्जाम पास आ रहे हैं ना, मैं नाइट आउल्स को भी रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम सुबह होते हैं। बोर्ड एग्जाम सुबह होते हैं, बोर्ड एग्जाम रात में नहीं होते हैं। आपको जिस दिन बोर्ड एग्जाम रहेगा उस दिन आपको रात में या तो नींद ही नहीं आएगी, और रात में अगर नींद आएगी तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो रात में सोते हैं। मैं मस्त बिंदास सोता था बोर्ड एग्जाम से पहले, आराम से मैं तो सोता था 11-12 बजे, और फुल नींद लेके सुबह उठ जाता था, क्योंकि मुझे सुबह उठना था। अब वो लोग जो नाइट आउल थे, मेरे दोस्तों ना, एग्जाम में लाल आंखों के साथ आते थे, भाई रात भर नींद नहीं आई डर के मारे। नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपका वो स्लीप साइकिल नहीं है। तो अभी से आदत डाल लो थोड़ा थोड़ा, कि सुबह आप थोड़ा जल्दी उठो। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे जैसे प्री बोर्ड्स हो जाएंगे ना, तो आप लोग स्कूल जाना बंद कर दोगे, स्कूल वाले छुट्टी भी दे देते हैं। तो जैसे ही आपकी स्कूल की छुट्टी लगेंगी, सुबह उठना चालू कर दो। सबको उठना चाहिए, नहीं तो फिर वही है, बोर्ड एग्जाम देने के बाद बोलोगे यार मुझे तो फिफ्थ क्वेश्चन दिखा ही नहीं, वो तो दिखा ही नहीं, तो इधर था उधर था, यही होता है फिर, क्योंकि दिमाग 100% उसमें काम नहीं करता है। तो स्लीप साइकिल सुधार लेना चाहिए। आपने यहाँ पे कभी काफी रिलेटेबल बात करी, और अगर ये मैं भी आज से फॉलो करने लगूंगी। और एक और क्वेश्चन है ऐसा कि हमारे पास अभी किसी के पास 6 सब्जेक्ट्स है, किसी के पास 5 सब्जेक्ट्स है। तो
मैं जब अपने दोस्तों से बात करी थी, मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया कि उन्होंने बोला कि उनको पॉल साइंस पसंद है, इंग्लिश पसंद है, लेकिन फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है, तो वो लोग हम्म। इकोनॉमिक्स को नेग्लेक्ट करते हैं। या फिर एक कॉमन एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। हम्म। तो जो सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो जो हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं, और नेग्लेक्ट करने से कैसे हम लोग उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। देखो, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है और आप बहुत ज्यादा एकदम मार्क्स को लेकर पोजेसिव नहीं है, सोसाइटी से आपको डर नहीं लगता है, तो आपको 5 सब्जेक्ट पे डेफिनेटली ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि इससे होगा, रिजल्ट आपका 5 सब्जेक्ट से बनता है, तो आपको 5 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सिक्स्थ पर भी करना चाहिए, लेकिन 5 पर ज्यादा करना चाहिए। थोड़ा सा, वही मैंने बोला, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दूसरी बात, आपको एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना चाहिए, मैंने कई बार ये रिपीट करा हुआ है कि आप सबसे पहले कौन सा काम करते हो, वो जहां पर रिस्क बहुत कम है या वो जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। हर किसी का आंसर होगा जहां रिस्क बहुत कम है। तो आप उस सब्जेक्ट को इग्नोर क्यों कर रहे हो जो आपको सबसे आसान लगता है? आप बोलते हो पी सबसे आसान है, इंग्लिश सबसे आसान है, तो यार उसमें ऐसी मेहनत करो ना कि उसमें फुल स्कोर करो, आपका उसी से परसेंट बन जाएगा। मान के चलो कि, चलो अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके किसी सब्जेक्ट पे 10 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो 2 मार्क्स, 2% गिर गया आपका। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट इजी लगता था, आपने स्टार्टिंग से उसमें मेहनत करी, तो आपने उसे फुल स्कोर कर लिए, तो वहां 2 मार्क्स आपके बढ़ गए। तो कुल मिला के मैंने इंग्लिश में स्टार्टिंग से फोकस करा था, क्योंकि इंग्लिश मुझे सबसे आसान लगता था। तो इंग्लिश में मैंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो मुझे क्लास में टॉप करवाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे इंग्लिश को करेंगे इग्नोर, और बाद में फिर वो दिक्कत में जाएंगे। फिर दूसरी चीज, 2-3 पॉइंट्स निकल के आते हैं, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर करे थे। क्या स्कूल में जो एग्जाम होते हैं वो हर सब्जेक्ट के होते हैं या किसी एक के होते हैं? हर के होते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम कैसे दोगे? फिर एग्जाम में जल्दी जल्दी पढ़ लोगे और बाद में फिर इग्नोर करोगे उस सब्जेक्ट को कि यार अब तो आलसी आ रही है, एग्जाम में देख लेंगे। दूसरी चीज, फिर भाई अगर आप उस सब्जेक्ट को अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा। जब बोर्ड एग्जाम सर पर आ जाएंगे ना, या 11th क्लास के एग्जाम सर पर आ जाएंगे, आप इतना पैनिक करोगे। सिंपल सा, अभी इतना आप पैनिक कर रहे हो, तो सोचो एग्जाम जब आ जाएंगे तो तब आपका क्या हालत होता है। उस समय आप नहीं कर पाओगे, वो सब्जेक्ट आपको ऐसा डिफिकल्ट लगेगा ना कि एक एक लाइन 10 बार पढ़ना पड़ेगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, बैलेंस बनो, जिससे स्कूल एग्जाम भी आपके ऊपर बर्डन ना बने। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, उनको बैलेंस बना के चलो और आगे बढ़ो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके 5 सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, तो 6 पर काम करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 6 में से कोई एक ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है, एक ऐसा है जो बहुत आसान है, लैंग्वेज तो कंपलसरी रहता है तो उसको इग्नोर करो। जैसे आपको लगता है कि आपका पी है और आपका दूसरा मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स है, आपको लगता है पी में आप ज्यादा स्ट्रांग हो तो पी में ज्यादा मेहनत कर लो, तो आपका बोर्ड्स का रिजल्ट सुधर जाएगा। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन आता है भैया कि हम लोग सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम पढ़े क्या, हम लोग फिगर आउट करते रह जाते हैं कि हम लोग कहाँ से शुरू करें। ऐसा होता है कि हम लोग, ठीक है, फाइनली हमने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया कि चलो पॉल साइंस से शुरू हम्म। करते हैं। फिर ये कंफ्यूजन आती है कि कौन से चैप्टर से शुरू करें, चैप्टर 1 से या फिर चैप्टर लास्ट से। तो ऐसे फिगर आउट करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तरीका वही है, सबसे पहले डिवाइड करो कि क्या ऐसा है पोर्शन है जो अभी कंप्लीट करना है, क्या ऐसा पोर्शन है जो रिवाइज करना है। फिर इसके बाद, मैं बार बार बोलता हूं, पैरालिसिस एनालिसिस में नहीं जाना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए। सोचते रह जाओगे तो सोचते रह जाओगे, एक रात पहले एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपका मन हुआ पढ़ाई करने का, आप तो आप पढ़ाई करते हैं, अब आधा घंटा अगर आपने ये सोचने में लगा दिया क्या पढ़ना, तो पूरी एनर्जी निकल जाती है, बॉडी ड्रेन हो जाती है। तो रात में सोने से पहले, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, उसमें आया कि मुझे एक चैप्टर करना है नया और एक चैप्टर करना है रिवीजन। तो मैं बोलूंगा यार मेरा इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल बचा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, कल इकोनॉमिक्स कर लेता हूं। मैंने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं करोगे तो कल तो करोगे ही। ये ऐसा तो नहीं है, चॉइस थोड़ी है आपके पास। मतलब ये नहीं है ना कि 5 में से क्या सिलेक्ट कर रहे हो, पांचों करना है, कोई आज करोगे कोई कल करोगे। तो ज्यादा सोचना नहीं है। मैंने बोला अब चलो मैं इकोनॉमिक्स कर लेता हूँ। अब रिवीजन क्या करना है, मैंने बोला यार इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री का रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मैंने नहीं करा है 2-3 दिनों से। मैंने हिस्ट्री लिख लिया। तुरंत लिख लो, इकोनॉमिक्स में 11 चैप्टर करना है, हिस्ट्री में सीक्वेंस में पढ़ो, सबसे सही रहता है। दिमाग क्यों दौड़ाना, सीक्वेंस में पढ़ाई करो। इकोनॉमिक्स में चलो सीक्वेंस मत करो, वहां टॉपिक वाइज पढ़ाई कर लो, अच्छा रहता है। बाकी में तो सीक्वेंस में पढ़ो, क्या जा रहा है। तो मेरा रिवीजन चलो पहले चैप्टर का कर लेता हूँ। तो सिंपल मैंने वो करा, और अगले दिन बस मैं उठा, मैंने पढ़ा, मुझे ये करना है, मैं बैठ गया। ये सवाल ही नहीं है क्या करना है, एक दिन पहले सोच के बैठ गए। और देखो लाइफ में ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और आप लोगों की गलती नहीं है, ये यूट्यूब वगैरह पर बना दिया है। लाइफ में जितना सिंपल आप रहोगे उतना बेटर है, जितना दिमाग एक्स्ट्रा दौड़ाओगे उतनी प्रॉब्लम में फंसो।
कौन सा चैप्टर करना चाहिए, सीक्वेंस में कर लो। एकदम इनोसेंस के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहिए कि ज्यादा दिमाग नहीं है भाई हमारे पास, हमें ये करना है, हम करने बैठ रहे हैं। वो लोग मुझे सही लगते हैं। वो लोग जो ज्यादा ही एनालिसिस करने लग जाते हैं ना, वो फंसते हैं फिर लाइफ में। तो ये है। अब आपको लग रहा है यार नहीं इकोनॉमिक्स अलग है, तो इकोनॉमिक्स में आप अलग अलग टॉपिक कर लो, कभी भी जो करो वो कर लो। ये मन कर रहा है ये कर लो, वो कर रहा है। अब कई बार होता है, जैसे मैं एक रात पहले लिख लेता था कि मुझे हिस्ट्री करना है। अब मैं सुबह उठा, मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा मन नहीं हो रहा हिस्ट्री करने का, मैं बंद करके पॉलिटिकल कर लेता था। सोचना क्या है उसमें इतना, चलता है। मॉडिफाई करना चाहिए चीजों को। रास्ता एक है, उस रास्ते में आप कभी दौड़ सकते हो, कभी पैदल चल सकते हो। रास्ता बार बार नहीं बदलना है। आपका एक रास्ता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से बुक करना है, यहाँ से रिवीजन करना है, यहाँ से यहाँ करना है। अब उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये इंटरव्यू बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे जिसको लगता है कि उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, मतलब सिलेबस पढ़ा हुआ है, पढ़ाई बाकी है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, या फिर क्या बोलना चाहोगे सो दैट दे कैन कोप अप विद द अदर्स या फिर अपने सिलेबस के साथ? मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पर हूँ। मैं खुद 12th 11th दे चुका हूँ। हर साल हजारों बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत लेट चालू करते हैं, उनमें से मैं भी एक था। आप लोग टाइम टेबल बनाते होंगे, आपका 1 चैप्टर 2 चैप्टर पर डे निकलता होगा, मेरा 3 चैप्टर पर डे निकलता था। अब आप बोलोगे भैया आप 3 चैप्टर कैसे करते थे, मैंने आपको बताया मैं थोड़ा जल्दी कर लेता था तो मेरा हो जाता था। बट मेरे 3 चैप्टर, तो आप खुद सोच लो कि मैं कितना लेट हो गया था। मैंने इकोनॉमिक्स की रिफ्रेशर बाद में मंगाई, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि यार इकोनॉमिक्स मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने एक और रिफ्रेशर मंगाई। तो मैं भी बहुत लेट हो गया था। बात वही है कि इट्स नेवर टू लेट अगर आप कैलकुलेटेड वे में काम कर रहे हो। अगर आपके पास 4 दिन है, 4 चैप्टर हैं, आप एक एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हो तो भी आप कर लोगे। 2 दिन है, अगर आप दो दो चैप्टर कर रहे हो तो भी आप कर लोगे। बात इतनी है कि दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, और एक कैलकुलेटेड टाइम टेबल फॉलो करो। माइंड में क्लैरिटी जब रहती है तो हम काम कर पाते हैं। जब क्लैरिटी नहीं रहती, जब हम काम नहीं कर पाते हैं। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी हम एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर को क्यों फॉलो कर पाते हैं? क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें बताता है क्या करना सही है, क्या करना गलत है, अगर गलत होगा तो क्या होगा। तो यहां पर हर बार एक सवाल नहीं उठता कि इसने गलती करी तो उसको क्या सजा मिलना चाहिए, वो प्री डिफाइंड है। तो ऐसे ही जब आपकी लाइफ प्री डिफाइंड रहती है तो आप एक सही पाथ पे चल पाते हैं, और जब आप गलती करते हैं तो उस गलती से आप डील कर पाते हैं। मुझे मालूम था मैं अपना टाइम टेबल कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो जिस दिन मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता था, अगले दिन मैं अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई कर लेता था। तो मॉडिफिकेशन से नहीं डरना चाहिए, इनकंसिस्टेंसी से नहीं डरना चाहिए, दूसरों की बातों से नहीं डरना चाहिए, डील करते बनना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको करना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट, लिटरली इट्स नेवर टू लेट। आप आराम से कभी भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये तो फैक्ट है। मतलब मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है लाइफ का। अभी भैया कुछ ही महीनों के बाद बोर्ड्स है, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, काफी बच्चे टॉप करेंगे, काफी बच्चे का एवरेज होगा रिजल्ट। तो अभी थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद, अभी पूरे सोसाइटी में, पूरे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास लोग मार्क्स और परसेंटेज के बारे में बात करते हम्म। रहेंगे। तो अभी अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे मार्क्स या फिर परसेंटेज को ओवर वैल्यू करते हैं, या फिर कुछ बच्चे अंडर वैल्यू कर लेते हैं। हम्म। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते, परसेंटेज से क्या होगा, हम सीयूईटी दे देंगे। तो उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहिए, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्स और परसेंटेज के ऊपर फॉर आवर क्लास 12 आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं दोनों पार्ट्स को आंसर करता हूँ। सबसे पहले, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे वो बहुत खुश होंगे, वो बच्चे जो कम स्कोर करेंगे वो उदास होंगे। और होना भी चाहिए कि कम हो गए तो बुरा लगता है, तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। ये भी होगा कि जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उन्हें सोसाइटी कुछ दिनों तक सर पे चढ़ाएगी, स्कूल वाले बुलाएंगे, पता चले उनका इंटरव्यू हो रहा होगा, सब हो रहा होगा। और वो बच्चे जिनके अंदर पोटेंशियल था बट वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उन्हें सोसाइटी में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसका प्रिपरेशन सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि क्या लाइफ में वो लोग जो खुश हैं या फिर सक्सेसफुल हैं वो सब ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हुए हैं। हम अलग सर की बात करते हैं, फिजिक्स वाला, वो तो कॉलेज नहीं गए, उन्होंने तो कॉलेज कभी अटेंड ही नहीं करा। आपकी लाइफ में सबसे फेवरेट लोग कौन से आपके? अगर मैं आपसे बोलता हूँ विस्तीर्णा, आपके फेवरेट लोग कौन है आपकी लाइफ में? मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जैसे आपके आप। पेरेंट्स ने कितने स्कोर करे थे 9th में, 10th में, 11th में? मुझे आपको पता है। एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट परसेंट पता है आपको? आपने कभी नहीं, पूछा उनसे डेली बेसिस पे? क्या फर्क नहीं। पड़ता है? ये थॉट भी आता है दिमाग में कि आपके पेरेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर करे इसलिए वो आपके फेवरेट है? क्या आपकी लाइफ में आपके जो फेवरेट लोग हैं, क्या वो कभी भी परसेंट से आपको जज करते हैं? कभी भी नहीं। परसेंट का कोई लेना देना नहीं होता जब बात आती है सोसाइटी में रिस्पेक्ट की और प्यार की।
ये 2-3 दिन की बात रहती है। वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं उन्हें मार्क्स से कोई लेना देना नहीं रहता। वो अगर आपको चिल्लाएंगे भी तो बस इसलिए चिल्लाएंगे कि आपको थोड़ी मेहनत करना चाहिए, तो वो नहीं। दूसरी बात, मैं आपको एक पेपर में लिख के दे रहा हूं, अगर आप जी जान लगाकर मेहनत करते हैं आज से, आपका रिजल्ट कुछ भी आ जाए आपको बुरा नहीं लगेगा। बुरा उन लोगों को लगता है जिन्हें ये डीप रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया। अगर ये रियलाइजेशन है आपको कि मैंने बेस्ट नहीं दिया, फिर आपको बुरा लगेगा। मैंने आके बोल दिया था घर में कि माँ मेरे पेपर बहुत अच्छे गए, मुझे नहीं मालूम मैं 80 लाऊंगा 90 लाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बेस्ट दिया है, माने वाला बस वही काफी है, हम खुश थे भाई। हमें कोई लेना देना नहीं था, मालूम था रिजल्ट कम आएगा बुरा लग जाएगा, बट इतना पता था हमने अपना बेस्ट दिया। 10th में बहुत बुरा लगा था क्योंकि 10th में मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। तो बात वही निकल के आती है, वो नहीं रहता। दूसरी चीज, क्या परसेंट मैटर नहीं करता? तो अगर हम सिर्फ परसेंट की बात करते तो मैटर नहीं करता, लेकिन परसेंट के पीछे के रीजन की बात करते तो डेफिनेटली मैटर करता है। वो बच्चा जिसने मेहनत करी है वो अच्छे परसेंट लाते ही लाता है। थोड़े बहुत कम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मेहनत करी तो आपके 70 आ गए, नहीं। हो सकता है 95 के बदले 90 आ जाएंगे, 89 आ जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन मेहनत करने वाले का रिजल्ट आता है। तो जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। इसको तो मैं कभी मतलब मना नहीं करूंगा, एक कॉन्फिडेंस आता है। जब फ्यूचर में आपके सामने मुसीबत आती है तो आप पास्ट में देखते हैं कि मैंने 12th में भी कॉन्कोर करा था मुसीबत को। तो कॉन्फिडेंस तो आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, कॉन्फिडेंस आता है। और आगे भी फ्यूचर में कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे सीयूटी में अगर आपके और किसी के मार्क्स एकदम क्लैश कर जाते हैं तो जिसके परसेंटेज ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलती है। फ्यूचर में एमबीए जैसे कोर्सेज है जहां पर 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर आप फॉरेन पढ़ाई करने जाते हैं अब्रॉड, वहां पर आपके मार्क्स देखे जाते हैं। तो मार्क्स की थोड़ी बहुत वैल्यू रहती है, इंप्रेशन की वैल्यू रहती है। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आपके 95% है तो हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ नहीं होता। अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता तो आज वो लोग जो टॉप कॉलेज में बहुत खुश होते अपनी लाइफ में। तो हैप्पीनेस इज द चॉइस। मैंने अपनी लास्ट लाइफ क्लास में भी यही पॉइंट रखा था कि हैप्पीनेस इज द चॉइस। हैप्पीनेस तो भाई आप कितना कंटेंट हो अपनी लाइफ में वो आपके ऊपर है। आपको रोड पे खड़े हुए बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी बहुत खुश मिल जाएंगे। तो वो तो पूरा डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे कि आप कैसे परसीव कर रहे हो चीजों को। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब हम लोग सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं या फिर हम लोग रिवाइज करने बैठते हैं, अभी तो वैसे हम्म। भी रिवीजन करने का टाइम आ गया है हम जी। सभी के लिए, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिटेन कैसे करें? जैसे कुछ टेक्निक्स होते हैं, पोमोडोरो टेक्निक यूज कर लेते हैं पढ़ाई करने के समय, या फिर फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं। ऐसे क्या साइंटिफिक टेक्निक्स या फिर कुछ ऐसे टिप्स जो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग यूज कर सके इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए या फिर याद करने के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म? रिटेन करने के लिए दो चीजें आप करो, बहुत फायदा मिलता है। पहली चीज, खुद के एफर्ट्स आपके होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप खुद को एंगेज करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए, आप रिवीजन कर रहे हो, अगर आप साथ में अपने नोट्स बना रहे हो शॉर्ट, आपने खुद को एंगेज करा। अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों को एक वॉइस नोट भेज दिया कि यार ये मैंने पढ़ा है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भेज रहा हूँ, सुनना हो सुन लो, नहीं सुनना मत सुनो, या खुद के पर्सनल ग्रुप में भेज दो। या आपने किसी की मदद कर दी, आपने पढ़ा किसी को एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, केमिकल से रिलीज हुए, आपको मजा आ गया, आपने उसको किसी स्टोरी से लिंक कर लिया, अपनी लाइफ से लिंक कर लिया। तो ये आपने कुछ कुछ करा, वो चीज अब आपको एक लिंक बन गया आपके साथ। तो अब आपको से कनेक्शन फील होने लग गया। फिर इसके बाद होता है बार बार रिवीजन करना। एक बार में एक चीज पढ़ के आप भूल जाओगे, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप उसको फिर से रिवाइज करते हो जल्दी से कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा था, ये पॉइंट्स थे, याद हो गया। फिर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपने फिर से रिवीजन कर लिया। तो जब हम बार बार रिवीजन करते हैं, और हर बार रिवीजन में आपको टाइम स्मार्ट वर्क करना है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्मार्ट वर्क करना है। अब ये नहीं कि पहली बार में आपको 1 घंटा लगा तो दूसरी बार में भी 1 घंटा लगेगा, नहीं। पहली बार में 1 घंटा है, आपने साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए, अगली बार में 30 मिनट्स, तीसरी बार में सिर्फ 20 मिनट्स, और हो सकता है अगली बार में सिर्फ 2 मिनट लगे कि आपने सिर्फ एक बार बस देखा और हो गया। तो बार बार स्पेस रेपिटेशन बोलते हैं इसको, कि आपको ड्यूरेशन बढ़ाते रहना चाहिए। पहली बार में रिवीजन अगर आपने 2 दिन बाद करा, फिर 5 दिन बाद करो, 10 दिन बाद करो, 15 दिन बाद करो, एग्जाम से पहले करो, बार बार रिवीजन करो। और बात ये निकल के आती है कि थोड़ा सा खुद को उसके साथ जोड़ो, एक कनेक्शन बिल्ड करोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। अभी हमने काफी क्वेश्चंस में ये बात कर ली कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए या फिर रिवीजन वगैरह हम्म। वगैरह, लेकिन मेरा भी सवाल कुछ ऐसा है कि हम लोग पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई से हम लोग बर्नआउट कैसे करें? जैसे पढ़ाई करने के बाद हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने के समय हम लोगों का टेंडेंसी ऐसा रहता है कि हम लोग रील स्क्रॉल करने लगते हैं। देखो, ये हर किसी की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। ये अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो ये आपको अच्छा नहीं लगता, वो तो केमिकल रिलीज कर देता है जिसके कारण आप थोड़ा बेटर फील करने लग जाते हो।
और इसमें ये चलो आप 4-5 मिनट चला रहे हो तो ठीक है, बट मैं तो बोर्ड्स के टाइम पे किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कभी भी खुद को रिलैक्स करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए कुछ भी ऐसा मत करो जो लॉन्ग टर्म आपका माइंड कंज्यूम करे। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग मूवी देख लेते हैं, वो मूवी आपके साथ इस समय नहीं है, आपको कल भी याद आएगी, परसों भी याद आएगी, आप अपने दोस्त को भी बताओगे, वो लॉन्ग टर्म जा रही है। तो हमेशा कुछ ऐसा करो जो लॉन्ग टर्म नहीं है। वॉक पे चले जाओ, गाने सुन लो, किसी से बात कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो जो उस समय आपको अच्छा फील करा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके साथ ना रोके। इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैं अपनी बात करूं, मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घर में बात करना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने भाई से डिस्कशन करने लग जाता हूँ किसी भी टॉपिक पे, तो मुझे तो यही मेरा टाइम पास है। तो आप वो देख लो कि आपको क्या अच्छा लगता है, बट हाँ, वो अच्छी चीज लॉन्ग टर्म आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो यही है। और थोड़ा खुद के साथ बैठने की आदत मैं भी डाल रहा हूँ, आपको भी डालना चाहिए। कुछ मत करो, खाली बैठ जाओ। हम इतना ज्यादा पढ़ने लगे कि हमारे माइंड को आदत हो गई है कि पूरे समय कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा टाइम खाली बैठ रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज होती है। मैं भी आदत डाल रहा हूँ, सबको डालना चाहिए। इसके साथ रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपने बोला कि हम लोग बहुत समय पढ़ाई करने लगते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद हमारा दिन का पूरा बहुत ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में जाने वाला है अभी, सिंस हम लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। तो इस समय हम लोग अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को साथ में कैसे बैलेंस करें, या फिर उसको कैसे थोड़ा केयर करें? फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको अपनी डेली एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड डालना चाहिए। सुबह उठ के आप योगा कर सकते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो। नहीं करना है तो हर पढ़ाई करने के आधे घंटे बाद उठ जाओ, थोड़ा सा वॉक कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो। पानी बहुत पियो। मैं पानी बहुत कम पीता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं सबको इसलिए बार बार बोलता हूँ पानी बहुत पीना चाहिए, मैंने ये बहुत दिक्कत देखी है। साथ में डाइट डाइट अच्छी होना चाहिए। बाहर का खाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। वो देखो आपको मेंटली भी इंपैक्ट करता है, साथ में अब हम बीमार होना एफोर्ड नहीं कर सकते। इस समय अगर आप बीमार हो रहे हो तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। हेल्थ का ध्यान दो। मेंटल हेल्थ के लिए यही है, कोई भी ऐसी चीज कंज्यूम मत करो, ऐसे लोगों के पास मत रहो जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं। जैसे उदासी भरे गाने मत सुनो, ज्यादा मूवी वगैरह मत देखो, ऐसे दोस्तों से बात मत करो जो सिर्फ रोते रहते हैं कि अरे लाइफ में ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। अभी थोड़ा सा खुद को साइड रखो। साथ में ऐसी चीजें फॉलो करो जो आपको बूस्ट करते हैं। जैसे अगर अभी कोई इंटरव्यू देख रहा होगा तो उसको मोटिवेशन मिल रहा होगा, ऐसे कोई वीडियोस फॉलो कर लो, अच्छे गाने सुन लो। यूट्यूब पे से बहुत वीडियोस मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। मैं टेलीग्राम पर हर दिन 2 कोट्स डालते ही डालता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुबह और शाम डालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक कोट भी आपको थोड़ा सा स्पार्क दे सकता है। तो खुद को ऐसी चीजों में आप इंगेज रखो। और थोड़ा सा अगर आपका मन होता है लिखने का, जर्नलिंग वगैरह आप कर सकते हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कोई भी मेंटली ऐसा काम मत करो जो आपको ड्रेन कर रहा है, बस इतना याद रखो। कोई भी काम जो आपको ड्रेन कर रहा है वो आपको नहीं करना चाहिए। अभी मेरे आखिरी के कुछ ही सवाल बाकी है। हम सबको पता है आप बहुत बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, हम्म। तो ऐसे टॉप 3 बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ में 3 बुक्स जो अभी मेरे दिमाग में आ रही हैं, एक तो मैंने जाने कितनी बार बता दिया है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अ मस्ट रीड, मतलब उससे शानदार बुक और मैंने तो कोई भी नहीं पढ़ी। वो बहुत बहुत प्यारी बुक है, आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर एक और बुक मैं बोलना चाहूंगा ह्यूमन हिस्ट्री पे जो मुझे अच्छी लगी, सेपियंस आप पढ़ सकते हैं, बहुत प्यारी बुक है। सेपियंस बुक से आपको बहुत हिस्ट्री के बारे में सीखने को मिलेगा, एक इंटरेस्टिंग ये बुक है। और मेरी लाइफ पर अगर किसी बुक ने और इम्पैक्ट डाला है तो इकिगाई एक बहुत प्यारी बुक है, वो आपको पढ़ना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इकिगाई बुक से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। बुक्स तो यार मैं गिनने लग जाऊंगा तो लाइन ही खत्म नहीं होगी, बहुत सारी बुक्स है जो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आपकी एज में, अभी अगर मैं 12th वालों की बात करूं, अभी अगर आप बुक पढ़ना चाह रहे हैं डेली 10 मिनट, तो आपको अभी पढ़ना चाहिए ईट दैट फ्रॉग, बहुत ही प्यारी बुक है। आपको पढ़ना चाहिए एटॉमिक हैबिट्स, बहुत प्यारी बुक है। आपके लिए तो ये 2 बुक्स अभी बहुत प्यारी हैं। इसके बाद फ्री टाइम में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सेम एज एवर, सेपियंस, करेज टू बी डिसलाइक्ड, डिकी गई, बहुत सारी है। मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को बताऊंगा बुक्स की तो लाइन। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, बहुत प्यारी बुक है, आप लोग को अभी पढ़ना चाहिए अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो। दिन में 5-10 मिनट बुक पढ़ने में कुछ भी नहीं जाता है, करना चाहिए। और ऐसी 3 चीजें क्या होगी जो आप सब स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे ताकि वो कुछ भी करने से पहले वो दिमाग में रखे या फिर वो याद करें? टाइम लौट के नहीं आता, टाइम बहुत जरूरी है। आपको इस यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया हुआ है, इससे ज्यादा कि अगर आप उम्मीद रख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वही लाइन बोलूंगा, आपकी जिंदगी पहले से बेहतर है, आप बेहतरीन बनाइए। ये मत बोलिए कि आपकी दुनिया बहुत बेकार है। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, खाने पीने के लिए खाना है, फिर वीडियो आप देख रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत सही चल रही है। तो टाइम की वैल्यू करिए, टाइम लौट के नहीं आएगा। ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है।
और खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप स्पेशल हैं, बस आपको खुद को थोड़ा सा एनहेंस करने की जरूरत है। ट्विन बोस ह्यूमैनिटीज चैनल में अभी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारी बहुत प्यारी कम्युनिटी है। तो ये वीडियो देखने वाले बच्चों को आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली ह्यूमैनिटीज के बच्चों को और स्पेशली क्लास 12 के बच्चों को? ह्यूमैनिटीज वालों को मैं यही बोलना चाहूंगा, ह्यूमैनिटीज हमारी एक बहुत बहुत प्यारी स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम के बच्चों को एकदम अलग रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आपको पढ़ते रहना चाहिए सिलेबस के बाहर भी। मतलब आपको कोई देखे तो आपसे पूछे कि यार आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके अंदर एक रिफ्लेक्शन आपके अंदर से दिखना चाहिए। ये आपको करना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, और अभी से फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मुझे बड़े होके ये करना है। अभी आप जानते कितना हो फ्यूचर के बारे में, थोड़ा एक्सप्लोर करो। कॉलेज में जब आप जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो इतनी सारी चीजें आपको मालूम चलेंगी जो आपको अभी पता भी नहीं है। तो अभी से बहुत नैरो विजन मत रखो। संदीप महेश्वरी सर की एक बहुत प्यारी लाइन है, वो मैं यहां बोलना चाहूंगा कि लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो बड़ा सोचते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। तो छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, हासिल होना नहीं होना देखा जाएगा। और यहाँ मेरे सवाल खत्म होते हैं, और आखिर में अगर कुछ ऐसा सवाल रह गया हो जो मैंने आपसे पूछा नहीं और आप बताना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। सबसे पहले विस्तीना, बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन थे आपके। लाइक मुझे इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो आज तो मजा आ गई मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। क्या होता है जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मुझे अपनी गलतियां पता चलती हैं और सीखने को मिलता है। बाकी आखिरी में अगर मैं कोई मैसेज सबको देना चाहूंगा तो वो यही देना चाहूंगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दो ही लेसन है क्योंकि इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डाला है। पहला, ग्रेटिट्यूड लाइफ में होना चाहिए। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, आपको जो यूनिवर्स ने दिया है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपको चीजें आगे अच्छे से नहीं मिलेंगी। और थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। एक एंगल से तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो होता है वो चॉइसेस हमारे हाथ में नहीं है। हमारा एनवायरमेंट कैसा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही हैं, मैं तो फ्री विल में नहीं मानता। साथ में लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। दूसरों को अगर आप ब्लेम करते रहेंगे ना, तो ब्लेम ही करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आप एक्शन लेते हो। एक ऑप्शन है क्रिटिसाइज करते रहो या रोते रहो, या एक ऑप्शन है कि जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और डील करो। ये अगर आप कर रहे हो तो बस फिर आप आगे जाओगे, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंजॉय करने की लाइफ, उसमें टेंशन लेके क्यों अपना बचपना खराब कर रहे हो। थैंक यू सो मच भैया, इसी में भी हमारा इंटरव्यू खत्म होता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो थैंक यू आपको ये वीडियो हमारे लिए लाने के लिए। मुझे विश्वास है कि ये बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैंने आज बहुत कुछ सीखा खुद, और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस व्हाटएवर दैट हैज बीन हियर। थैंक यू सो मच विस्तीना, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा।